नमस्कार। तो हम स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। पॉलिटिकल गॉसिप में मैं आयुष जैन और मेरे साथ हैं अभिमन्यु भारती। तो आज हम बात करेंगे कि पूरे जनवरी मंथ में जो साल का पहला महीना था 2024 का, उसमें क्या क्या पॉलिटिकल हैपनिंग्स हुई, उनके क्या मतलब हैं और उनसे आगे की पॉलिटिक्स कैसे शेप होगी। तो वेलकम अभिमन्यु, आप तो इस पे अपन डिस्कस करते हैं। आई थिंक जनवरी 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। तो हम्म। चुनाव के 3 महीना पहले है। और मेरे ख्याल से दो तीन बहुत बड़ी गतिविधियां हुई यदि छोटे मोटे पॉलिटिकल को छोड़ के देखे तो। एक राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, पहला। दूसरा, नीतीश कुमार जी ने एक बार फिर से पलटी मारी। 9वीं बार सीएम बने हो। हम्म। और तीसरा कि जो इंडिया अलायंस जो एकजुट एक मजबूत उभर बनते हुए उभर रही थी, उनको तो एक नीतीश जी ने जोर का झटका दिया ही, पर वो क्या था, धीरे जोर का झटका धीरे से हम्म। भी मिला ममता बनर्जी के द्वारा। और अरविंद थोड़ा केजरीवाल। पता चल रहा है कि आम आदमी पार्टी से भी हम्म। हम्म। पंजाब को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। तो हम्म। अगेन आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ये जो दो तीन बड़े इंसिडेंट्स हैं, इनसे पॉलिटिकली क्या हुआ और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा देश की राजनीति में, और 2024 के लोकसभा चुनाव में इम्पैक्ट क्या होगा। तो आई थिंक एक एक से शुरू करते हैं मेरे ख्याल से। सबसे पहले राम मंदिर से शुरू करते हैं, प्रभु श्री राम का नाम लेकर। जय श्री राम। तो 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुई। उसमें कांग्रेस ने नहीं आए, मतलब बहिष्कार किया या न्योता स्वीकार नहीं किया, आप कोई भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द इंडिया पार्टी, इंडिया अलायंस के मोस्ट ऑफ द जो घटक दल थे, वो भी सम्मिलित नहीं हुए। हम्म। ममता बनर्जी भी सम्मिलित नहीं हुई, उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव भी सम्मिलित नहीं हुए, पर उन्होंने डेट दिया कि हम अगले डेट में आएंगे। एक जो डिफरेंस मेरे ख्याल से, एक जो वो रहा कि कांग्रेस ने न्योता अस्वीकार किया, तो वो एक मैसेजिंग, थोड़ा मेरे ख्याल से रूड मैसेजिंग गई देश में। हम्म। अखिलेश यादव ने भी न्योता ठुकराया, पर अखिलेश यादव ने बोला कि मैं इस दिन नहीं, मैं इस दिन आऊंगा। हम्म। तो क्या है कि ये हुआ कि वो आएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस की मैसेजिंग में थोड़ी वहां लूपहोल रही। आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस से एकदम इतर राम भक्त आम आदमी पार्टी बन गई। हम्म। अपने पूरे दिल्ली में रामलीला और सुंदर कांड कराया। आई थिंक उन्होंने ये भी घोषणा कर दी है कि हर महीने के पहले मंगलवार को हर विधानसभा में या हर एरिया में सुंदर कांड होगा। तो इंडिया थोड़ा। अलायंस। हाँ, वो आई थिंक उनका ये है कि बीजेपी के जो वोट्स हैं, ये वाले, वो हमें इस वजह से नहीं जाने देना है। मतलब तो वो उनका क्लियर है। अब देखते हैं वो कितना उस पे। पर एक चीज जो दिखा कि वो इंडिया अलायंस का कोई स्टैंड नहीं दिखता है राम मंदिर में। हाँ, इंडिया अलायंस तो पूरा एक एक जगह पे दिख ही नहीं पाया। वो मतलब। सबके राज, जैसे आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल ने जय श्री राम वाले माहौल में थे वो। कांग्रेस का था कि इसको पॉलिटिसाइज किया गया है, ये जो भी है, मतलब वो उसके उसमें थे। समाजवादी पार्टी का थोड़ा बीच में था कि उस दिन नहीं आ पाएंगे, अगले दिन आएंगे। ममता बनर्जी का कोई रेलेवेंट स्टेटमेंट नहीं आया, मतलब बाकी इंडिया अलायंस ने मोटे तौर पे इग्नोर सा किया, मतलब न इन्वॉल्व हुए, न क्रिटिसाइज किया, न वो हुए, मतलब तटस्थ भूमिका में रहे। पर ये तो मतलब पॉलिटिकल पार्टीज की बात हुई, हाउ दे रिएक्टेड टू राम मंदिर। पर आयुष, आप गुड़गांव में रहते हैं, गुड़गांव की आप अच्छी सोसाइटी में रहते हैं। अच्छी सोसाइटी का मतलब है कि गुड़गांव एक ऐसा शहर है जो पढ़े लिखो लिखे लोग रहते हैं, हाँ, हाँ, पैसे वाले लोग रहते हैं, मतलब हाँ। एक मिनिमम वो गांव गंवार वाले तो लोग रहते नहीं है, मतलब देश की वो है। हम्म। इंटेलेक्ट, अच्छे इंटेलेक्ट वाले लोग रहते हैं, मतलब हम्म। ठीक है। हम्म। वहां क्या माहौल था 22 तारीख को? तो पहले तो 22 से पहले मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो लगभग 6-7 दिन पहले शुरुआत हुई कि दरवाजा खटखटाया किसी ने और उन्होंने कहा कि ये लीजिए चावल, और ये अयोध्या से आए हैं और आप 22 तारीख को इनके साथ में पूजा करिएगा और पूरा। तो एक उसके साथ में मतलब दो पैम्फलेट्स थे। तो वहां से स्टार्ट हुआ और वहां से फिर माहौल बनना शुरू हो गया। सब लोगों ने ग्रुप पे चालू हो गए कि अच्छा उस दिन क्या करना है, कलश यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकलेगी। और
वो माहौल बनने लग गया कि सब लोगों को दीपक जलाने हैं और ये सारी चीजें। फिर उसके बाद में 22 तारीख को सुबह कलश यात्रा निकली, जिसमें कि ये मान लीजिए कि लगभग पूरी सोसाइटी में अभी जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन आप कह सकते हैं कि यहाँ पे था। इवन उसके अभी कुछ दिन बाद 26 जनवरी में भी था, तो 26 जनवरी से भी ज्यादा लोग वहां पे उस इवेंट में लोग थे वहां, उस कलश यात्रा में। और सब सज धज के आए थे और गाने चल रहे थे, वो चीजें थी। उसके अलावा सबने दीपक जलाए और मतलब एक पूरा दिवाली का माहौल था। मतलब आपकी पटाखे सोसाइटी चल में रहे उस दिन थे, कोई हाँ। आता तो लगता है आज दिवाली है। आज दिवाली है, हाँ हाँ हाँ। तो पूरा वो माहौल था। और मतलब हाँ, मतलब इसमें एक चीज थी लेकिन कि ग्रुप पे और यहाँ पे उस चीज को ये नहीं हो रहा था कि बीजेपी कांग्रेस या कुछ भी। पूरा मतलब ये चल रहा था कि राम राम माहौल मंदिर राममय। राममय था, हाँ हाँ और मैं यदि ये बोलूं तो माहौल पॉलिटिकल से ज्यादा रिलीजियस। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो आप बोल रहे हैं आयुष, मोर और लेस मेरे ख्याल से पूरे देश में ये सेंटिमेंट रहा। हम्म कहीं ज्यादा रहा, कहीं थोड़ा कम रहा। हम्म ठीक है। मैं बैंगलोर में रहता हूँ। बैंगलोर में बहुत, मतलब आप जानते हैं साउथ इंडिया थोड़ा सा लोग लैंग्वेज है उस वजह से डिफरेंस रहता है। पर बैंगलोर में भी हो सकता है कलश यात्रा ना कम निकली हो, लेकिन लोगों के घर के बाहर दिया, गाड़ी में झंडा, घर पे झंडा, ये बहुत कॉमन नोटिस किया गया। इसके साथ साथ क्योंकि हमारे स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से काफी सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट स्टेट से आते हैं, तो हम उनसे भी बात, मतलब लाइव सेशन में उनसे भी बात कर रहे थे, तो वहां पे भी जो तमिलनाडु के लोग थे, आंध्र प्रदेश के लोग थे, जहां प्रॉब्ली भगवान राम की भी रीच उतनी नहीं है या आइडियोलॉजिकली उतनी नहीं है, वहां पे भी सेंटिमेंट्स काफी हाई था। हम्म बट एक मेरे ख्याल से ओवरऑल जो आपने भी बोला, जो ओवरऑल जो भावना था वो रिलीजियस ज्यादा था, पॉलिटिकल कम था। और मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं भाजपा की, मोदी जी की स्ट्रैटेजी भी थी कि इसको रिलीजियस माहौल रखना है, पॉलिटिकल नहीं ढालना है। हम्म, क्योंकि आप देखेंगे कि जो आउटरीच कैंपेन हुआ, मैं बोलूंगा ये बहुत अंडर द टेबल, हाँ या हाँ। जिसकी नॉइज नहीं हुई, हम्म और एक बहुत मैसिव आउटरीच कैंपेन हुआ है। मतलब मैं यदि इसको देश का सबसे बड़ा डोर टू हाँ, डोर डोर टू कैंपेन डोर। बोलूं, हाँ ये गलत नहीं होगा। ठीक हाँ है। हाँ हाँ। देश का सबसे बड़ा डोर टू डोर कैंपेन हुआ जिसका कोई न्यूज नहीं बना, कोई हम्म। मीडिया के प्राइम टाइम पे चर्चा नहीं हम्म, हुआ। और ये डोर टू डोर कैंपेन सामाजिक एवं रिलीजियस, हम्म, धार्मिक संगठन के द्वारा किया गया। कहीं हम्म, भाजपा के लोग इन्वॉल्व नहीं थे, हम्म, कहीं भाजपा का झंडा इन्वॉल्व नहीं था। हम्म, ये राम और प्रोबेबली आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा ये बड़ा आउटरीच कैंपेन किया गया। तो हाँ, मेरे ख्याल से काफी रिलीजियस वो रहा। पर बोलने को रिलीजियस है, पर जो जो वो कर रहे हैं उनको कहीं ये तो है कि भैया मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया, ये तो भावना है ही। हाँ, वो भावना भी है। और देखिए, आप कह रहे हैं कि ठीक है उन्होंने राम इसको रिलीजियस रखना चाहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स से दूर रखा। और बिल्कुल जैसे कि अगर हम इनॉग्रेशन की बात करें, वहां पे मोदी जी के अलावा कोई नहीं दिख रहा था। मतलब लोग दिख रहे थे लेकिन सब दर्शक दीर्घा में थे, मोदी जी ही प्राइम उसमें थे, प्राइम फेस उन्हीं का था। अभी एक फोटो भी सर्कुलेट हो रहा है कि जब अक्षरधाम का जब इनॉग्रेशन हुआ था, तो उसमें अब्दुल कलाम और आडवाणी मनमोहन जी, सिंह। मनमोहन सिंह और ये लोग बिल्कुल साथ में थे। ऐसा नहीं था कि मनमोहन सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर थे तो वो आगे थे। तो कहीं ना कहीं वो वाली चीज को तो प्रोपोगेट किया गया, कि ये नहीं किया गया कि इसको सिर्फ भाजपा वाले मनाओ, लेकिन ये मैसेजिंग भी उन्होंने नहीं छोड़ी कि ये भाजपा की वजह से आया है, हमारी वजह से आया है। तो पर यहाँ पे अगर भाजपा वर्ड थोड़ा वो है, मोदी वर्ड ज्यादा स्ट्रांग जाएगा। हाँ 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 मतलब भाजपा थोड़ा इरेलीवेंट है, मोदी ज्यादा मजबूत वो है कि हाँ भैया हाँ। मोदी जी हम्म, से संभव है, वो है ना कि हम्म, मोदी है तो मुमकिन। हाँ हाँ हाँ। वो वाली बात मेरे ख्याल से। वो अब चल। इसके थोड़े राजनीतिक प्रभाव के बारे में बात कर देते हैं, फिर और बाकी बात करेंगे। मेरे ख्याल से राजनीतिक प्रभाव, जो राम मंदिर है, राम भले सबके हो सकते हैं, हम्म पर राम मंदिर एक ऐसा है कि जिसकी पॉलिटिकल लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ लगे हुए इकाई, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हाँ। हो, जो आरएसएस हो, ये पिछले 20 30 40 साल से लड़ रही है। हम्म और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को छोड़ के कोई और पॉलिटिकल पार्टी ने इस लड़ाई को लड़ा नहीं है।
ती शिवसेना बालासाहेब ठाकरे वाली शिवसेना, ठीक है। हम्म, तो राम सबके हैं, लेकिन हम्म, राम मंदिर की लड़ाई इन्होंने ही लड़ा है और हम्म, बाकी ने अपोज किया है। तो कहीं ना कहीं 40 साल बाद यदि राम मंदिर बना है, तो इसका क्रेडिट डिस्क्रेडिट जो भी है वो भाजपा, शिवसेना और उनके जो अलाइड संस्था है हम्म, उनको जाना चाहिए, और वो उसकी बैंड बाजा बारात के साथ ले रहे हैं। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, इंडिया हम्म, के साथ साथ मेरे ख्याल से विश्व में भी ये माहौल काफी अपबीट रहा, खास हम्म, करके क्योंकि भारी इंडियन पॉपुलेशन बाहर रहती है, जो यूएस में रहती हो, यूके में रहती हो, ऑस्ट्रेलिया में रहती हो, न्यूजीलैंड में रहती हो। मैंने हर जगह से फोटोग्राफ्स वो देखे कि भैया वहां अलग रैली निकल रही है, कार रैली निकल रही है, जय जय श्री राम चल रहा है। हाँ, तो मेरे ख्याल से इट वाज, द इम्पैक्ट वाज फार बियॉन्ड इंडिया, हैव टू बिल्कुल अज्यूम। बिल्कुल, सब जगह पे रैलियां, और लोग वही कह रहे थे कि देखो यहाँ गाने वाने बज रहे हैं सब एक साथ मिला के, तो माहौल पूरा राममय था। पॉलिटिकल बात कर ले, मेरे ख्याल से ये बहुत को लगता है राम मंदिर हो गया, अब तो फिर और भी चीज होने लगी, पर हम्म, ऐसा नहीं है। राम मंदिर एक इवेंट है, भाजपा कैंपेन की पीएचडी की हुई पॉलिटिकल पार्टी है। हाँ, वो वो हर किसी एक लोकसभा से 5,000 लोगों को ऑर्गेनाइज तरीके से राम मंदिर के दर्शन कराने ले जा रहे हैं। उन्होंने इसके लिए ट्रेन बुक किए, कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए हैं, जिम्मेवारी तय किए हैं। अब समझिए कि एक लोकसभा से यदि 5,000 लोग जाएंगे राम मंदिर, तो कितनी सारी फोटोग्राफ्स और सेल्फीज आएंगी, कितने सारे प्रसाद आएंगे, कितने सारे वो राम मंदिर की मूर्तियां वहां से लोग लेकर आएंगे, और वो कितना बटेगा, और वो जब बटेगा तो इमोशनल भी कितना वेव बनेगा, और वो सेंटिमेंट से कितना जुड़ा होगा, और उसकी फैलाव कितनी होगी। अभी तो हमने टीवी में देखा, पर जब आपके घर के बगल वाले जाएंगे, 5,000 लोग जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसका प्रभाव आना बाकी है। और मेरे ख्याल से जब मोदी जी चुनावी कैंपेन पे निकलेंगे, तो वो शर्माने वाले नहीं है, वो डंके के चोट पे बोलेंगे राम को लाएं। और ये हम सबके लिए लाए हैं, वो वाली चीज में रहेंगे। और ये एक्शन भी बहुत फास्ट चीजों पे लिए जा, अभी एक फोटो वायरल हो रहा था जिसमें कि वहां पे शबरी रसोई है, उसमें कि 55 रुपए की चाय और 65 रुपए का टोस्ट दिया गया। तो लोग कांग्रेस वाले, मतलब मेरे एक ग्रुप पे चल रहा था कि ये देखो, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, तो इनके इनके भाग खुल रहे हैं जो तो उस पे फिर तुरंत एक्शन लेके और उसको नोटिस जारी किया गया कि आप इस तरह से इतना महंगा नहीं बेच सकते। तो कहीं ना कहीं इस चीज पे उनका है कि ये इस नैरेटिव को उनको किसी भी तरह से थोड़ा भी ढीला नहीं छोड़ना है। कहीं पे भी छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि मोदी जी ने जब 2019 में एकदम डंके की चोट पे बोला कि घर में घुस के मारे, घर में घुस के मारेंगे, तो आई हम्म, थिंक राम मंदिर बनाया है तो वो डंके की चोट पे बोलेंगे। हम्म, विपक्ष को, जनता को अच्छा लगे न लगे, वो जोर जोर से बोलेंगे भैया बनाया है, सबके लिए बनाया है, हम्म, और ऐसी चीज बनाया जो 500 साल में नहीं हो पाई। हम्म, 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 तो मेरे ख्याल से प्रभाव रहेगा राम मंदिर का। हम्म, हिंदी बेल्ट में बहुत व्यापक प्रभाव रहेगा, हम्म, बाकी बेल्ट में क्या प्रभाव रहेगा वो समय बताएगा, पर मुझे तो लगता है जो भी हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, महाराष्ट्र एंड अपवर्ड, हम्म, मुझे लोग तो लगता है कि हाँ, ये सेंटिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसी से हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बोल रहे हैं कि जब राम आ गए, जब भाजपा ने ये माहौल बना लिया, और भाजपा को लग रहा है कि हम राम के सहारे चुनाव निकाल लेंगे, तो उन्हें नीतीश कुमार की क्यों जरूरत पड़ गई। हम्म, हम्म, इसका मतलब भाजपा बैकफुट पे है, भाजपा हार रही है चुनाव। हम्म। वो उसको उसने ढकोसला तैयार किया हुआ है, नीतीश कुमार की जरूरत इसलिए भाजपा को पड़ी। हम्म। क्या बोलते हैं नीतीश राजेश? कुमार का नीतीश कुमार की जरूरत पड़ी, नीतीश कुमार को भाजपा की जरूरत पड़ी, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या नीतीश कुमार के पास वोट बैंक है और कितना है। मतलब क्योंकि बिहार में ये तो हम मानते हैं कि बिहार के बाहर उनका वोट बैंक नहीं है, तो बिहार में उनका वोट बैंक क्या है? तीन पार्टीज हैं, भाजपा, आरजेडी और जेडीयू। तो इसको आप किस तरह मेरे कितना ख्याल से होगा? नीतीश कुमार का वोट बैंक 15 से 20% है। अभी भी लोग 15 से 20% लोग है। कितना भी बोले कि नीतीश कुमार खत्म हो गए हैं, खत्म सीट के मामले में हो जाए, जैसे हम्म, यूपी में बहुजन समाज पार्टी सीट के मामले में हो सकता है खत्म है, लेकिन हम्म, बहुजन पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है, 10 12 15% वोट लाती है आज भी। हम्म, तो हम्म, वोट के मामले में बहुजन समाज पार्टी के पास वोट है, हम्म, नीतीश कुमार के पास भी वोट है। वो 15% से थोड़ा कम हो जाए, 12 13% हो जाए, बट ही इज बाई नो मीन्स अंडर 10 to 12%, ही और इज वो वोट डेफिनेटली अबव 12%, इट मे गो एज मच अप टू 20।
मैं एक और चीज आयुष इसमें बहुत हम्म, इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा हम्म, कि जो लोग ये बोलते हैं उनके लिए बोला चाहूंगा कि मतलब मोदी जी से कैंपेनिंग तो सीखनी हम्म, चाहिए, हम्म, चुनाव तो सीखना चाहिए, हम्म, और वो लर्निंग भी है ये। हम्म, मैं अपने सेशन में भी पढ़ाता हूँ और हम लोग स्कूल पॉलिटिक्स की तरफ से ये बोलते हैं, ये जो मतलब केमिस्ट्री और अर्थमेटिक की बात होती है, इमोशन और बात होती है, तो जो केमिस्ट्री है ना, इट ऑलवेज वर्क्स ऑन अबव अर्थमेटिक। हम्म, अर्थमेटिक तो होना ही पड़ता है, समीकरण तो होना ही चाहिए, हम्म, उससे समीकरण के ऊपर भावना उसको, समीकरण को बिल्कुल। स्वेल अप करने में हेल्प करती है। हम्म, समीकरण नहीं है तो कोई भावना वो काम नहीं करती, बिल्कुल बिल्कुल। तो समीकरण होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बीजेपी इस चुनाव में कोई भी चीज को अछूता नहीं छोड़ी। मतलब बीजेपी चुनाव हाँ, जब लड़ती है तो वो फुल प्रूफ प्लान के साथ लड़ती है। तो वो राम मंदिर का इमोशंस बना रही है, तो वो ये नहीं बोल रही है कि मेरा समीकरण थोड़ा ढीला भी है तो चलो कोई बात नहीं, वो सब हम्म, चीज को टाइट रखना चाहती है। हम्म, तो हम्म, समीकरण को भी टाइट रख रही है, इमोशन इश्यू भी बना रही है, विपक्ष पे ताबड़तोड़ ईडी के अटैक भी हो वो रहे हैं, वो भी चल ठीक है, रहा। हाँ। तो वो फुल प्रूफ तरीके से इलेक्शन लड़ती है। तो मेरे ख्याल से ये अर्थमेटिक की बात है। जो नीतीश कुमार के कल, हम सबके जो गुरु हैं और देश के लीडिंग पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट थे, देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने भी कल एक राजदीप सरदेसाई के इंटरव्यू में कहा है कि बीजेपी हैव, मतलब बीजेपी हैज प्रिफर्ड टू लूज अ बैटल फॉर, इन ऑर्डर टू विन अ वॉर। तो मैं थोड़े डिटेल में समझाऊं तो क्या है कि बीजेपी यदि बिना नीतीश कुमार की लड़ती तो बीजेपी को बिहार में ज्यादा सीट आती, हो सकता है बीजेपी को बिहार में 25 सीट तक आ जाती बीजेपी को। आज नीतीश कुमार के साथ लड़ेगी तो हो सकता है बीजेपी को सिर्फ 15 16 17 सीट आ। क्यों? क्योंकि आपको सीट अलायंस में नीतीश कुमार को देनी पड़ेगी। पर एनडीए का नंबर जब बीजेपी अलग लड़ती तो प्रॉब्लली 30 32 से क्रॉस नहीं कर पाता। आज के दिन में जब नीतीश कुमार साथ है तो प्रॉब्लली 38 40 नंबर जाएगा, जिससे पिछले बार भी 39 था। तो आई थिंक बीजेपी ने कॉम्प्रोमाइज किया है, हैव लॉस्ट अ बैटल, मतलब वो अपनी बैटल हार रही है कि बीजेपी अपना सीट इंक्रीज करे फॉर अ ग्रेटर गुड। जो दो गुड है, एक है कि एज अ एनडीए दे आर विनिंग मोर सीट्स, एंड सेकेंड कि जो इंडिया की जो सूत्रधार थे, इंडिया के जो एक सबसे मजबूत कंपोनेंट है, जो सबसे जन्मदाता आप कह सकते हैं, सारी फोटोज में सबसे मिडिल में उन्हीं का फोटो आता था सबसे मतलब। नहीं नहीं, सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी इंडिया हाँ, की वो भी पटना उन्होंने। में हुई थी, नीतीश कुमार के घर पे हुई थी, जो हम्म, क्योंकि फर्स्ट स्टेप इज टफेस्ट स्टेप, राइट। तो वो हम्म, काम नीतीश कुमार ने किया था, तो जो हम्म, सूत्रधार थे उनको ही आपने तोड़ लिया, तो फिर लोग का जो भरोसा इंडिया पे हो सकता है थोड़ा बनना शुरू भी हुआ होगा, हाँ, वो वो भी बिल्कुल। धराशायी हो गया। तो मेरे ख्याल से इट्स मल्टीप्रोंग अप्रोच, हाँ, जिससे मेरे ख्याल से ये नैरेटिव उनका इंडिया का नैरेटिव बनने ही नहीं देना चाह रहे हैं वो, और वो नहीं बन पा रहा है वो उसमें। बड़े से बड़े वो आते जा रहे हैं, छेद उसमें होते जा रहे अब हैं। इसी से तीसरे जो इंपॉर्टेंट हाँ। एलिमेंट है उस पर चलेंगे, और शुरू भी इसी को लाइन पे जोड़ते हुए करते हैं। हम्म, तीसरी चीज हुई राहुल गांधी यात्रा पे, हम्म, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उन्होंने हाँ, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से चालू किया हाँ, मणिपुर से। अब लोग ये बोल रहे हैं कि जिस दिन उन्होंने यात्रा शुरू की उस दिन उनके बहुत प्रिय मित्र और कांग्रेस के कद्दावर नेता हम्म, मिलिंद देवरा भाजपा में आ गए। हम्म, जिस दिन उनकी यात्रा वेस्ट बंगाल घुसने वाली थी हम्म, उस दिन ममता बनर्जी ने घोषणा कर दिया कि भैया हम तो अकेले लड़ेंगे, हम्म, हम्म, एकला चलो रे। हम्म, जिस दिन राहुल गांधी बिहार घुसने वाले थे उसके एक दिन पहले या 2 दिन पहले नीतीश कुमार इंडिया छोड़ दिए। हम्म, हम्म, अब वो झारखंड घुसने वाले हैं, हम्म, ईडी के प्रकोप से सब बताया जा रहा है कि राहुल गांधी झारखंड घुसेंगे उससे पहले हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर दिया जाएगा या उनका सीएमशिप चला जाएगा, क्या होता है भी देखेंगे। हम्म, तो इंडिया, राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, और उस हिसाब से और उसके अगेंस्ट भाजपा की भी एक राजनीति या उसको फ्यूज करने की, जो भी आप बोलो, वो भी चल रही है। उनकी अपनी ट्रिप चल रही है उनकी मतलब। अपनी ट्रिप चल रही है, तो, ठीक है। तो आई थिंक
और अभी अगेन मैं फिर से प्रशांत को बीच में लाना चाहूंगा, क्योंकि प्रशांत ने राजदीप सरदेसाई की इंटरव्यू में बहुत सटीक बात बोली है। प्रशांत ने बोला कि एट दिस टाइम, जब चुनाव से आप 2 महीने दूर हैं, चुनाव किसी भी दिन 1 महीने में घोषणा हो सकता है, तो आपको हेडक्वार्टर में होना चाहिए, कि आपको अलायंसेस फाइनल कर रहे होने चाहिए, आपको कैंडिडेट सिलेक्शन की बात करनी होनी चाहिए, आपको रिसोर्सेज की बात होनी चाहिए। अभी आप ग्राउंड पे हैं, और मेरे ख्याल से ये अभी तो ये यात्रा शुरू ही हुई है, आई थिंक इट विल गो टू मिड मार्च। तो ये सब जो काम है वो लैक हो रहा है। यदि नीतीश कुमार की आपको इंफॉर्मेशन आई कि वो एयरलाइन छोड़ सकते हैं, क्या आपने डेलीगेशन भेजा क्या? यदि ममता बनर्जी की तरफ से आया तो आपने भेजा क्या किसी को? आपने उसको मेंड करने की कोशिश की क्या? तो आप तो मेंड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मतलब लोग छोड़ के जा रहे हैं। एंड एक होता है कि आपने मेहनत की और नहीं हुआ, पर वो मेहनत भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप यात्रा के डेली ऑपरेशन और डेली लॉजिस्टिक्स में है। और जो नीतीश कुमार ने भी छोड़ा, तो उनके जो वरिष्ठ नेता है केसी त्यागी ने भी टंच कसते हुए कांग्रेस को बोला कि भैया आप महाराष्ट्र में 1 सीट पे जीते हुए हो और आपको वहां 25 चाहिए। तो मतलब थोड़ा तो रैशनल बात करो। तो हाँ, आई थिंक ये वाली जो चीज चल रही है कि अब कांग्रेस, मतलब इंडिया तो चलो ठीक है, अब काफी कमजोर होता जा रहा है। लोग अब, मेरे को लग रहा है कि थोड़े टाइम बाद बहुत बात भी करेंगे कांग्रेस इंडिया अलायंस की। कुछ जगहों पे रह सकता है कि हो, लेकिन जो एक था कि नैरेटिव जो बनाया जा था, आप कह रहे हैं कि जैसे राम मंदिर का नैरेटिव में भी इंडिया बिल्कुल गायब थी। एक नैरेटिव पे वो लोग शुरू से साथ में थे, वो था कि मोदी के अगेंस्ट है। उसमें भी मतलब उसमें जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, उसमें आपको क्या लगता है कि कहाँ तक सेंध मारी है बीजेपी ने? क्योंकि ममता बनर्जी अभी भी कह रही है कि हम मोदी के खिलाफ हैं। अरविंद केजरीवाल तो अभी भी वही है कि हम मोदी के खिलाफ हैं। नीतीश कुमार हालांकि उधर चले गए। हम्म। मतलब मेरा ख्याल से कि देश की जनता ये एक्सेप्ट नहीं करेगी कि आप मोदी के खिलाफ हो। हम्म। पहले मोदी के खिलाफ हो तो जनता क्या करे? हम्म। आपको ये करना होगा ना कि भैया मोदी ये कर रहा है, हम आपको ये करके देंगे। मतलब जनता को तो अपने बेनिफिट से मतलब है ना। हम्म। हम्म। मोदी जी बोल रहे हैं हम विकसित भारत बना देंगे, हम्म। और जो स्कीम्स चल रहे हैं, मतलब अगेन बुलेट ट्रेन आएगा और क्या हम्म। क्या न जाने कितनी हाँ। सारी चीजें, राम मंदिर बना दिया। ठीक है। हम्म। कांग्रेस क्या बोल रही है? हम्म। कांग्रेस बोल रही है मोदी हटाओ। मोदी को हटाने से क्या होगा? हम्म। हम्म। क्या नई चीजें आ जाएगी? हम्म। आई थिंक 2 मुद्दा उन्होंने उठाया था पिछले 6 महीना में, जो मास रेजोनेट कर सकता था। एक कास्ट सेंसस का मामला था, और हम्म। एक ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला था। हम्म। पर हम्म। जो ये 3 स्टेट में हारे हैं, उसके बाद से मुझे ये 2 मुद्दे भी सुनाई तो नहीं दे रहे। हम्म। तो कोई एक मुद्दा नहीं है कि, मतलब अगेन, पीपल नीड रीजन टू वोट, राइट? बीजेपी इज गिविंग मोर देन इनफ रीजन टू वोट। हम्म। व्हाट आर द, मतलब इंडिया अलायंस क्या रीजन दे रही है हम्म। मोदी हटाओ के अलावा? मोदी हम्म। हटाओ तो लाओ, उसको ये क्लियर नहीं है। मोदी हटाओ तो क्या काम हो जाएगा, ये क्लियर नहीं है। हम्म। क्या चलिए। कांग्रेस ये बोलने को तैयार है क्या कि हम्म। पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर के दाम विल बी स्लैश्ड बाय 50% हम्म। द डे वी कम टू पावर? आई थिंक इस चीज पे तो हम मानते हैं कि ठीक है, इस टाइम पे एनडीए इंडिया से बहुत मजबूत है, कांग्रेस से भाजपा बहुत मजबूत है। लेकिन अगर एक बस इस चीज की बात करें कि तब भी कांग्रेस को जितने भी सीट्स मिल रही है, जितने भी वोट परसेंटेज मिल रहे हैं, तो वो उसका क्या रीजन है कि वो क्यों मिल रहे हैं, और उसको कैसे वो बढ़ा सकते हैं? जैसे कि उनको मान लीजिए, ज- जहां पे भी उनको विन मिल रहा है, तो उसके अगल बगल वाली सीट्स में वो बढ़ा सकते होंगे। तो वो क्या सिर्फ कोर वोट बैंक है कि ट्रेडिशनल वोट दिए जा रहे हैं लोग, या फिर अभी भी कुछ मुद्दे हैं, कुछ लोग हैं जो कि स्ट्रांगली कांग्रेस से रिलेट करते हैं लोग, और कांग्रेस इसलिए 100 साल 125 साल पुरानी पार्टी है। हम्म। तो जड़ तो है। हम्म। कितना भी आप में वो विदर अवे हो गया, कितना भी वो हो गया, लेकिन एक जड़, एक बेस तो है। ठीक हम्म। है। और दूसरा बात है कि कांग्रेस को देखिए, दो जगह, दो मैं बोलूंगा, एक फाइट जहाँ कांग्रेस फिर से रीजनल पार्टी होती है, हम्म। वहां कांग्रेस वहां सीट जीत जाती है। जैसे केरला में जीत जाती है, तेलंगाना में जीत गई, हम्म। तमिलनाडु में जीत जाएंगे प्रॉब्ली, पंजाब में जीत जाती है। हम्म। कांग्रेस की प्रॉब्लम कब शुरू होती है? जब वो भाजपा से लड़ती है। हम्म। वहां पे उन्हें सिर्फ वोट मिलता है, सीट नहीं मिल पाती है, मोर और लेस। हम्म। अब वोट जो है वो 2-3 तरीके का है। एक तो कांग्रेसी वोट है,
हम्म। एक एंटी बीजेपी वोट भी है, जो हाँ कहते हैं बीजेपी को नहीं देना चाहता है, कांग्रेस को भी नहीं देना चाहता है, पर अगेन इट्स अ सिलेक्शन ऑफ लीस्ट वर्स्ट, हाँ हाँ। वो कांग्रेस को दे रहा है। और तीसरा फैक्टर है कि कुछ छोटे रीजनल लीडर्स हैं, कांग्रेस कैंडिडेट रीजनल है, उनका प्रभाव भी कम हम्म ज्यादा है, तो इस वजह हम्म से उनको वोट मिल जा रही है। हम्म पर सीट नहीं निकल पा रही, सीट उनका मेजोरिटी वही निकल रहा है जहां बीजेपी के सामने वो फाइट नहीं कर रहा। हम्म ठीक है। हम्म दूसरी बात, एक बहुत जो चिंताजनक की कांग्रेस की बात है, जो अभी रिसेंटली कंक्लूडेड असेंबली इलेक्शन से आप यदि देखेंगे, तो कांग्रेस का जो पूरा वोट का पैटर्न था, वो था फॉरवर्ड मतलब ब्राह्मण, एससी, एससी हम्म एसटी एंड मुस्लिम, ये हम्म तीन कॉम्बिनेशन उनको ट्रेडिशनली पिछले 75 साल से हम्म सपोर्ट में रहा है। बाकी लोग आए हैं गए हैं, बट दिस हैज बीन द कोर ऑफ द कांग्रेस, राइट। हम्म हम्म जो फॉरवर्ड था वो तो 5-10 साल पहले बीजेपी माइग्रेट कर गया। हम्म इस इलेक्शन में पहली बार जो अभी 3 स्टेट का इलेक्शन हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां मोदी फैक्टर कम था, क्योंकि मोदी जी का चुनाव नहीं था तो रिलेटिवली कम था। ठीक है। हम्म उस चुनाव में भी एक बड़ा प्रोपोर्शनेट ऑफ एससी एसटी वोटर बीजेपी को वोट किया है। हम्म हो सकता है वो मोदी फैक्टर में और वो ज्यादा बढ़े। हम्म तो कांग्रेस हैज ऑलरेडी लॉस्ट हिज एक जो मेजर कैटेगरी था, फॉरवर्ड लूज कर चुके हैं। दूसरा कैटेगरी वो एससी एसटी लूज करते हुए दिख रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द असेंबली इलेक्शन। हम्म लास्ट में उनके सिर्फ मुस्लिम्स बचते हैं। हम्म तो यदि एस सी एस टी का माइग्रेशन होता है बीजेपी के तरफ, तो आई थिंक कांग्रेस इज इन फॉर अ मोर, मतलब वो 2014 से पुअर रिजल्ट की तरफ वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई कोर वोट बैंक नहीं बचा है। आई थिंक टैली 44 थी। हम्म इट विल प्रॉब्लली इट माइट गो डाउन इवन, यदि ये नहीं होता है तो। एक चीज और मैं पॉइंट करना चाहूंगा, क्योंकि एक और बहुत इंपॉर्टेंट, इससे थोड़ा कनेक्टेड है और एक इंपॉर्टेंट है, कि ईडी के रेट्स बहुत बढ़ गए। हम्म हम्म हेमंत सोरेन पे हो, बिहार में तेजस्वी लालू प्रसाद यादव पे हो, लोग बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल यूज किया जा रहा है, और पॉलिटिकल यूज किया जा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ईडी के वजह से कांग्रेस चुनाव हार रही है। हम्म यदि ईडी नहीं रहता तो कांग्रेस या हम्म रीजनल पार्टी नहीं हारती, नहीं हम्म थी। हम्म तो 2014 में भी चुनाव हुआ था, जब हम्म न भाजपा के पास न ईडी थी, न सीबीआई था, न कुछ था। और नहीं, आई तब थिंक ये एनालॉजी ये तो गलत है कि पहले भी चुनाव हुआ था, पहले की सिचुएशन अलग थी। उस टाइम पे वोट इस चीज पे मिल रहा था कि नया कुछ चाहिए, मोदी जी आ रहे हैं। अभी हो सकता है कि मोदी जी को अभी थोड़े 2 महीने पहले मोदी जी की इमेज देखें तो ऐसा नहीं है, मतलब अच्छी इमेज है, वो सब चीजें हैं। लेकिन लोगों के पास एक और चीज है ना कि ऑप्शन भी नहीं है अभी भी। अगर बहुत स्ट्रांग ऑप्शन, मतलब लीडरशिप का ऑप्शन नहीं कह रहा हूँ, लीडर तो बन जाते हैं, लीडर तो निकल जाते हैं, मुद्दा और नैरेटिव अगर कोई बहुत स्ट्रांग आए तो वो चीजें आ सकती है। और जहां तक ठीक है ईडी की बात है, मैं इस चीज से अग्री नहीं कर रहा हूँ कि ईडी की वजह से इलेक्शन हार रही है। इलेक्शन तो आप अपने उनकी वजह से हार रहे हो, ईडी तो ईडी की वजह से ये कह सकते हैं कि वो ढंग से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और हो सकता है कि 1-2% जो भी है, मतलब उनका डेंट पड़ रहा हो बिकॉज ऑफ हाँ, फोकसिंग। मतलब आप, मेरा बस पॉइंट ये था कि आप हार का ठिकरा ईडी पे नहीं फोड़ सकते। वो नहीं हार का जैसे। ठिकरा आपको अपने पे फोड़ना पड़ेगा। वो वो पावर में है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा रिसोर्सफुल है, इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ मनी। वो हम्म, हमेशा होता है, जो भी पावर में रहता है वो ज्यादा रिसोर्सफुल होता है, वो रहेगा। वो ठीक है। रहेगा। तो आई थिंक, पर उसके साथ एंटी इनकम्बेंसी भी होता है, जो पावर होता है उसके, उनके प्रति जनता की अपेक्षाएं भी होती है। हाँ, जनता भी गुस्सा कभी विपक्ष से तो करेगी नहीं, सरकार से गुस्सा करती है, तो वो सारे फैक्टर्स भी होते हैं। पर मेरे ख्याल अप्रोच। से हार का ठिकरा किसी एजेंसी या उस पर आप नहीं फोड़ सकते, मतलब यू आर सेल्फ टू ब्लेम, आई थिंक ये वाली बात है। बट हाँ, मतलब ईडी का पॉलिटिकल यूज हो रहा है, आई थिंक मतलब टेलीमेडिक यूज हो रहा है। आई बिलीव पहले भी लोग करते थे, अभी भी कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो रहा हो, बट आई मीन दैट्स। ठीक है ठीक है। और बाकी आई थिंक एक चीज और इस लास्ट जनवरी में एक घटित हुई, वो था कि ओवरऑल जो वर्ल्ड विश्व गुरु वाली जो इमेज है
उसमें भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव्स आए हैं, चाहे वो मालदीव्स वाला इशू रहा हो, उससे भी मतलब पूरा हुआ कि हम कितने ताकतवर हैं। हम पूरा, मालदीव्स को देखो, इकोनॉमी उनकी हिला दी है, प्रेसिडेंट उनका रिजाइन करने पे और उस पे आ गया है, वो सब चीजें हुई। एक फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ पे आए थे, फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति क्या होता है वहाँ। रिप्रेजेंटेटिव हाँ। तो पहले जयपुर गए, जयपुर में उनको नॉर्मल जगह पे चाय वाय पिला रहे हैं, और वो पूरा माहौल मतलब ऐसा। यूपीआई प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, यूपी तो वो पहले एक। तो वो उस पे चाय पिला रहे हैं मिट्टी वाले बर्तन में, मोदी जी बोल हाँ रहे हैं यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू अर्थ। हाँ, तो आई थिंक वो वाला जो विश्व गुरु वर्ल्ड लीडर वाली जो इमेज है, उसमें भी कहीं ना कहीं लोगों को वो। हाँ मतलब आई थिंक वर्ल्ड लीडर में वो वाली बात है कि इंडिया हैज अराइव्ड, ये वाली हाँ, बात है कि इंडिया और विश्व। लोगों को कहीं ना कहीं ये फील जो रहती है कि अरे हम अब आगे बढ़ रहे हैं, तो भले ही उनको मतलब ग्राउंड लेवल पे वो इतना नहीं देखते। लोग कहते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या चेंज हो गया, वो होता रहता है, वो होगा होगा नहीं होगा दूसरी बात है, लेकिन एक जो लोगों को फीलिंग रहती है उसकी वजह से भी वोट देते अरे हैं वो लोग। परसेप्शन की बात है कि हाँ इंडिया इज इमर्जिंग, इंडिया इज अराइविंग, हाँ हाँ, इंडिया इज अराइव्ड, तो आई थिंक उसका तो इम्पैक्ट है उसमें ही। भी आगे चल रहे हैं। तो कंक्लूड अगर ये करना चाहें कि जनवरी पूरा म- मोदी और भाजपा के और एनडीए के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहा एज कंपेयर टू। यस मतलब जनवरी को हाँ। इंक्लूड करें पॉलिटिकली में, स्कोर में, तो इट्स क्लियर एडवांटेज एनडीए, मोदी। हम्म, इंडिया लुक्स इन असेंबल्स। हाँ हाँ हाँ, हम लोग चाहे वो ये सेम हाँ एपिसोड फरवरी का भी करेंगे, हाँ, ठीक और है। फिर कोशिश करेंगे जब इलेक्शन नजदीक आए तो इसको थोड़ा वीकली करने का, क्योंकि तब चीजें बहुत जल्दी मूव करेगी। सो दैट वाज अबाउट जनवरी 2024. Do subscribe to YouTube channel to know to remain updated about the political analysis. Thank you for watching. Thank you. थैंक यू।